इस वीडियो में हम बात करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम की, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दरअसल समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के संतुलन का नियम है। इसके माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की जाती है गणनावाचक दृष्टिकोण में, क्योंकि हम उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं और उसमें एक हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है, उस पर चर्चा कर ली है। दूसरा जो महत्वपूर्ण उसका नियम है वो है समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि आपको पता है, अर्थशास्त्र में हम एक विवेकशील उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। और एक विवेकशील उपभोक्ता कौन है? एक विवेकशील उपभोक्ता वह है जो अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करे कि वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं तथा उनकी कीमतों का अनुपात बराबर हो। इसे आप दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपए से या प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। व्यय की सीमांत उपयोगिता समान हो, या तो ऐसे समझ लीजिए, या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता प्रत्येक वस्तु के लिए समान हो। अब देखिए, किसी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात व्यय की सीमांत उपयोगिता होगा। यहाँ देखिए, इसमें मैंने गणितीय रूप में इस बात को बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर वस्तु का नाम x है तो वस्तु x पर जो व्यय किया जा रहा है उस व्यय की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इक्वल टू फॉर x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x, यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात को व्यय की सीमांत उपयोगिता के रूप में परिभाषित किया है। आगे चल के हम अगले उसमें देख रहे हैं इसको, इसी को हमने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना है। इसे आप यूँ भी कह सकते हैं, अगर उपभोक्ता दो वस्तुओं को उपभोग करता है तो संतुलन में होगा यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वस्तु एक्स से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात वस्तु वाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो, और ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। या फिर दो से ज़्यादा वस्तुओं का अगर वो उपभोग कर रहा है तो जितनी भी वो वस्तुएं काम में ले रहा है उन सब के लिए यही नियम लागू होता है कि उनकी सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात सभी वस्तुओं के लिए समान हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन बाय प्राइस ऑफ एन, और ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। ये है नियम। अब थोड़ा सा आपको गणित देख के लग सकता है गणितीय समीकरण कुछ भी नहीं है, चाहो तो इसकी कोई ज़्यादा महत्ता नहीं है, यहाँ पे समझने की बात है भाषा रूप में। मैं ये बात कह रहा हूँ कि उपभोक्ता संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि वो वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करे अपने पैसे को कि वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों के अनुपात सभी वस्तुओं के लिए बराबर हो। देखिए, शुरुआती जो अध्ययन थे, शुरुआती जो व्याख्या थी, उसमें तो वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं के बराबर होने की बात कही गई थी, लेकिन आगे चल के इसमें सुधार हुए और बाद में सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात सभी वस्तुओं के लिए बराबर हों, ये इसकी शर्त रखी गई। तो समसीमांत उपयोगिता नियम की दो व्याख्या हैं। पहली तो कि उपभोक्ता अपने व्यय को इस प्रकार करेगा कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं समान हों, ऐसा पहले था, प्राचीन व्याख्या कह सकते हो आप, परंपरागत व्याख्या कह सकते हो। दूसरी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता या मौद्रिक व्यय या
ये जो एक्सपेंडिचर है, मौद्रिक व्यय की सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए समान हो। अब जैसे एक्स और वाई दो वस्तुएं हों तो वस्तु एक्स के लिए जो है व्यय की सीमांत उपयोगिता और वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता, वस्तु एक्स के लिए व्यय की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर बी या वाई, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई। यही बात कही गई है ना। तो दो व्याख्याएं, एक तो कि उपभोक्ता अपने व्यय को इस प्रकार करे कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं समान हो, ये भौतिक रूप में हो गई। मौद्रिक रूप में जो व्याख्या है और आधुनिक व्याख्या ये है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए बराबर हो, या व्यय की सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए बराबर हो, या फिर आप तीसरी तरीके से कह सकते हैं कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का, उसकी अपनी कीमत का अनुपात, और ऐसा ही दूसरी वस्तु के लिए और ऐसा ही तीसरी वस्तु के लिए, और सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात बराबर हो। ठीक है, यह है समसीमांत उपयोगिता नियम। अगर वो उपभोक्ता ऐसा करता है तो वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा, वो संतुलन में होगा। इस नियम की मान्यताएं अगर आप लें तो दो तीन मान्यताएं हैं जो हमने पहले ही कह दिया। एक तो कि उपभोक्ता विवेकशील है, दूसरा यह कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर है, और कुछ इसी तरह की मान्यताएं आप और ले सकते हैं। इन मान्यताओं के साथ में ये नियम लागू होता है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गणनावाचक दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों ने शुरुआती अध्ययनों में जो उपयोगिता को स्वतंत्र माना था और योगात्मक माना था, बाद के अध्ययनों में इसको हटा दिया गया और इसलिए उसको हम यहाँ ले, ये ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए वो आवश्यक नहीं है। अब नियम का स्पष्टीकरण, नियम को अब समझाएं। नियम तो एक लाइन का है, अब इस नियम को कैसे समझाएं, इसकी व्याख्या कैसे करें, तो ये देखिए। माना कि कोई उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है, जिनमें एक वस्तु एक्स है और दूसरी वस्तु वाई है, और उसके पास कुल 24 रुपये हैं। ठीक है, उसकी कुल आय, कुल आमदनी उन वस्तुओं पर खर्च करने के लिए उसके पास कुल 24 रुपये हैं। वस्तुओं की कीमतें, पहली वस्तु जो एक्स वस्तु है उसकी मान लीजिए 2 रुपये प्रति इकाई है और वाई वस्तु की कीमत 3 रुपये प्रति इकाई है। ठीक है, ये सूचना दी हुई है। तो इस सूचना से हम एक सारणी बनाते हैं, वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। अब यहाँ मैंने यूटिल्स में लिया है, वालरा ने यूटिल्स में लिया था ना, तो मैं भी यूटिल्स में ले रहा हूँ ताकि आगे जाके, और ये आधुनिक व्याख्या भी है। तो वस्तु की इकाइयाँ, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान लीजिए, ये काल्पनिक बातें, वस्तु x की सीमांत उपयोगिता, अगर पहली इकाई का उपभोग करते हैं 20, दूसरी दो करते हैं, दूसरी से 18, तीसरी से 16, कुल नहीं है, ध्यान रखना सीमांत उपयोगिता ये लगातार घटती जाएगी, तो ये घट रही है ना, 2 के अंतर से घट रही है। इसी तरह वस्तु y की जो सीमांत उपयोगिता है 24, 21, 18, 15, 12 और 9 है। ठीक, अब उसके पास पैसा कितना है? 24 रुपया। अब 24 रुपये को या तो वो 6 इकाई एक्स वस्तु इसकी एक्स वस्तु की खरीदे, सब मान लीजिए, तो कुल 12 रुपये खर्च कर देता है, 6 दूना 12, बाकी 12 बचे। 12 रुपये फिर खर्च करेगा वाई वस्तु पर। वाई वस्तु की कितनी इकाई ले सकता है वो, क्योंकि एक वाई की कीमत 3 रुपया है, तो 4 इकाई ले सकता है, तो 4 से कितनी मिलेगी? 18। तो सीमांत उपयोगिताएं जो है इन दोनों में भी समानता नहीं हुई, नहीं हुई ना। तो देखो, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। हालांकि पुरानी व्याख्या तो ये थी, पहले वाली व्याख्या, कि उपभोक्ता इस तरह से खर्च करेगा
कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो। लेकिन मैंने ये जो है ये वाला पहली व्याख्या थी, आधुनिक व्याख्या की तरफ जा रहा हूँ मैं, इसको नहीं ले रहा। वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता की बजाय मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने कि एक समीकरण के रूप में ऊपर दर्शाया है। तो अब इनको मुद्रा से मिलने वाली या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में बदलिए। तो बदल लेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इसकी कीमत का भाग दे दें, MUX/PX, यानी वस्तु x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में उसकी कीमत का भाग दे दें, और y वस्तु की सीमांत उपयोगिता को भी उसकी कीमत से विभाजित कर दें। भाई इसमें 2 का भाग दे दें, इसमें 3 का भाग दे दें, प्रत्येक में देना पड़ेगा। अब चलो देखते हैं। मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस। अब जैसे x के लिए निकाल रहे हैं तो x के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x। अब कीमत क्या है x वस्तु की? 2 रुपये, तो 2 का भाग दे दीजिए। 20 में जब 2 का भाग देंगे तो 10, 18 में देंगे तो 9, और 16 में देंगे तो 8, 14 में 7, 12 में 6, और 6 में उसमें 10 में भाग देंगे तो 5 यूटिल्स हो गए। इसी तरह से y वस्तु के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो निकल के आएगी, यहाँ 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमने y वस्तु की कीमत 3 रुपये प्रति इकाई मानी है। तो 24 में देंगे 3 का भाग तो 8, 21 में देंगे तो 7, और इसी तरह से बाकी पूरी टेबल में। इस टेबल में x में 2 का भाग और y में 3 का भाग देके हमने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता निकाल ली। ठीक, अब देखिए, अब यदि उपभोक्ता x वस्तु की 6 इकाई खरीदे, 6, तो उसे 5 के बराबर उसकी जो सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, उसके लिए 5 के बराबर वस्तु x के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 5 इकाई, या वस्तु x की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात जो है 5 इकाई होगा। ठीक है, और कुल खर्च कितना कर रहा है? x वस्तु की 6 इकाई अगर वो खरीदता है तो 6 गुणा 2 बराबर 12 रुपये। अब शेष उसके पास रह गए 12 रुपये, उनको वो y वस्तु पे खर्च करता है। तो y वस्तु पे खर्च करे, इसके लिए y वस्तु की कितनी इकाई खरीद सकता है वो? 4 इकाई, क्योंकि 1 इकाई कीमत 3 रुपये। 4 इकाई की खरीदेगा तो उसको जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात है जो 5 इकाई है। तो देखो यहाँ बराबर हो रहा है, और है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, पहले ये जो खर्च है वो x वस्तु पर करें है मुद्रा, फिर उसके बाद में x वस्तु पे 2, फिर y वस्तु पे, फिर x वस्तु पे, फिर y वस्तु पे, फिर x वस्तु पे। अब देखो साथ साथ यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन एक और वो चक्कर पड़ेगा आगे जाके, मैं बता रहा हूँ अभी इसी में नीचे, कि कुल 24 रुपये खर्च भी होने चाहिए, मतलब वो बचाएगा नहीं इनमें से। यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन अगर वो 5 इकाई x की खरीदेगा, 5 इकाई x की खरीदेगा तो 10 रुपये खर्च हुआ, और बचा उसके पास 14 रुपया, और 4 इकाई अगर y की खरीदता 2 रुपये फिर भी बच जाता, मतलब पूरी तरह से खर्च होना चाहिए। तो उपभोक्ता संतुलन में होगा यदि वह वस्तु x की 6 इकाई और y वस्तु की 4 इकाई खरीदे। यहाँ क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y इक्वल टू 5, दोनों के लिए बराबर है, जो कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। लेकिन तथा उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आमदनी को खर्च कर रहा है। कुल आमदनी 24 रुपया है। x भाई कुल आमदनी m फॉर इनकम इक्वल टू x इंटू प्राइस ऑफ x वस्तु x की मात्रा और उसकी कीमत का गुणनफल, y इंटू py वस्तु y पर जो कुल खर्च होगा y की इकाइयों की संख्या और उसकी कीमत का गुणनफल के बराबर। अब अगर वो 6 इकाई
एक्स की 6 इकाई खरीदता है, प्रति इकाई कीमत 2 रुपया, तो 12 रुपये खर्च कर रहा है। वाई की 4 इकाई खरीद के 3 रुपये प्रति इकाई कीमत के हिसाब से 12 रुपये खर्च कर रहा है। कुल खर्च हो जाता है उसका। लेकिन अगर वो यहाँ होता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 5 इकाई एक्स की खरीदता, तो ये तो बराबर हो रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई, यहाँ बराबर तो हो रहे हैं, लेकिन पैसा बच रहा है, 2 रुपये बच जाता है। बराबर तो यहाँ पे भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी पैसा बच जाता है। कुल खर्च ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये आमदनी के बराबर खर्चा होना चाहिए, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। और ऐसा यहीं हो रहा है। 2 शर्तें हैं कि कुल आमदनी खर्च हो जाए, साथ में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी उन वस्तुओं के लिए बराबर हो। ये शर्तें हैं उपभोक्ता संतुलन के लिए। अब इस चीज़ को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, एक रेखा चित्र के माध्यम। ये तो आपको एक सारणी के जरिए समझाई। अब यहाँ देखिए आप, ये 2 डायग्राम लिए मैंने, जो अपनी टेबल है उसी टेबल से लेंगे। एक्स अक्ष पर वस्तु एक्स की मात्रा और वाई अक्ष पर जो है हमने मार्जिनल यूटिलिटी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कह लीजिए, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स, मुद्रा की वो वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात लिया है वाई अक्ष पर। अब आप जब उसको जैसे जैसे उपभोग बढ़ाते हैं, इकाइयाँ, एक्स वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इनका अनुपात गिर रहा है। टेबल में देखिए भाई, मेरे सामने तो है नहीं, ये देखिए, ये गिर रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5। इस अनुपात की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के से मैंने एक डायग्राम बनाया है। फिर वस्तु की इकाई और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात को लेकर एक डायग्राम बनाया। 2 डायग्राम मैंने बनाए, पहले इन दोनों को लेके, फिर दूसरा इन दोनों को लेके। ठीक है, तो इसको देखिए डायग्राम को, कि ये डायग्राम इस तरह से लगातार घट रहा है। जैसे जैसे उपभोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात गिर जाता है। अब जब उपभोक्ता वस्तु एक्स की 6 इकाई उपभोग कर रहा है, तो इस सी बिंदु पे यहाँ देखिए 5 यूटिल्स के बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ चले जाओ, वाई के लिए भी ऐसा ही बनाई है। वाई वस्तु की कीमत, सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात को वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया है। ये लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ वाई। जो सारणी है उससे डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का आया। ठीक है, जब उपभोक्ता 4 इकाई वाई वस्तु का उपभोग कर रहा है, तो वहाँ 5 इकाई वाई वस्तु का उपभोग करता है, 4 इकाई, 4 पर रहिए आप, 4 इकाई वाई वस्तु का उपभोग करता है, तो उसे 5 यूटिल्स के बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मिलती है। भाई ये दोनों बराबर होंगे, एक, क्योंकि ये डिस्टेंस तो दोनों में ही बराबर है ना, 5, 5। अब देखो, अगर उपभोक्ता ऐसा ना करके दोनों वस्तुओं की बराबर बराबर इकाई खरीदे, इसकी तो 6 इकाइयों की बजाय 5 इकाई खरीदे और इसकी 4 की बजाय वाई वस्तु की 5 इकाई अगर वो खरीदे, तो क्या होगा? उसे सीमांत उपयोगिता का नुकसान होगा, कुल उपयोगिता उसकी कम हो जाएगी। कैसे? देखिए आप, कि अगर वो इसका उपभोग घटाता है, एक्स वस्तु का 6 इकाइयों की बजाय 5 इकाई, 6 केलों की बजाय 5 केले ही खरीदे, तो उसे इतनी सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता छोड़नी पड़ेगी। देखिए ये वाला ये आएगा ना, अब तो ये वाला हिस्सा मतलब एक तरह से छोड़ना पड़ा उसको, जो मैंने दिखाया है डॉटेड, ये तो उसे नुकसान हो गया। लेकिन उसे कुछ फ़ायदा भी होगा, क्योंकि वाई का उपभोग बढ़ा रहा है। भाई एक्स का उपभोग कम किया तो इतना तो उसे नुकसान उपयोगिता का होगा, संतुष्टि इतनी कम होगी उसकी, या उपयोगिता का इतना नुकसान होगा। लेकिन वाई वस्तु का उपभोग करने से उपयोगिता में वृद्धि भी होगी। कितनी होगी? 4 इकाई की बजाय 5 इकाई, 4 किलो की जगह 5 केले अगर वो खाता है,
तो इतना उसे लाभ होगा, फ़ायदा होगा, इतनी ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। भाई यहाँ तो मिल रही थी इतनी कुल, अब जब उसने 5 इकाई की है तो उसे इतनी उपयोगिता मिल रही है। तो देखिए इतना उसे फ़ायदा, इतना अब मिला है, पहले नहीं मिल रहा था। ये 1 इकाई और अधिक वृद्धि अगर उसने उपभोग में की है तो ही मिल रहा है, तो ये उसे फ़ायदा हुआ। लेकिन नेट उसे लॉस होगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्र है ABCH, ये ज़्यादा है और ये कम है। उपभोक्ता संतुलन में होगा यदि वह, ठीक है, ये मैंने अपनी बात की, अगर ऐसा वो नहीं करे, मतलब सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात को बराबर नहीं करे तो उसे नुकसान होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए यदि वस्तु X की OH और वस्तु Y की O के मात्रा खरीदे, OH अगर X की खरीदे और O के मात्रा Y की खरीदे तो वो संतुलन में होगा। ठीक है, दोनों वस्तुओं की समान मात्रा अगर वो खरीदना चाहे तो उसे नुकसान होगा, क्योंकि उपयोगिता की हानि उसकी ज़्यादा है, इतना लॉस हो रहा है, और उसे जो गेन हो रहा है वो इतना है जो कि कम है। अतः समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन के लिए पहली शर्त यह है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात सभी वस्तुओं के लिए बराबर हो और वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। नंबर 2, या आप ऐसे कह सकते हैं इसको, वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात और उनकी कीमतों का अनुपात बराबर हो। वस्तु X की सीमांत उपयोगिता बटा वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु X की कीमत बटा वस्तु Y की कीमत। या फिर आप कह सकते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, वे की सीमांत उपयोगिता जो है वो बराबर हो सभी वस्तुओं के लिए, या फिर मुद्रा की अंतिम इकाई के वे की या खर्च करने की सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए, उपभोक्ता के लिए समान हो। और एक और शर्त है जिसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कुल खर्च उसकी आमदनी के बराबर हो, ना तो उससे कम हो और ना ही उससे ज़्यादा हो। अगर वो इस नियम की, इन नियमों की, इनमें से कोई एक और साथ में ये इनकी पालना करता है तो ही उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, और अधिकतम संतुष्टि ही उसका उद्देश्य है, तो उस उपभोक्ता अनुकूलतम स्थिति में होगा। लेकिन अगर इनकी अवहेलना करता है वो, तो उसके लिए ये लाभदायक हो गया कि वो इस नियम की पालना करे। अवहेलना करने पर उसे नुकसान होगा, जैसा मैंने आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया। तो इस तरह से समसीमांत उपयोगिता नियम के जरिए उपभोक्ता के संतुलन या उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की बात को समझाने का प्रयास किया गया है, और गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर की गई। बाकी इसकी आलोचनाएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि, देखिए सामाजिक विज्ञान और खासतौर से अर्थशास्त्र के जो नियम हैं, पहली चीज़ तो नियम की मान्यताएं, नियम का स्पष्टीकरण और नियम की सीमा या आलोचनाएं, ये होता है। ठीक है, अब इसमें नियम क्या है कि उपभोक्ता इस तरह से व्यवहार करे कि जो वस्तुएं खरीद रहा है उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात सभी के लिए बराबर हो जाए। ठीक है, नियम यही है ना। और साथ में कि वो अपनी संपूर्ण आमदनी को उन वस्तुओं के उपभोग पर खर्च कर दे, यह है समसीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम की मान्यताएं मैंने आपको बताई, इस नियम का स्पष्टीकरण मैंने आपको दो तरीके से बताया, 3 तरीका है एक तरह से कह सकते हो आप। मैंने आपको गणितीय समीकरण भी लिया है, मैंने आपको फिर सारणी के जरिए भी इस बात को समझाया है, और मैंने आपको, देखिए मैंने इसके लिए आपको ये समीकरण लिया है, मैंने नियम के स्पष्टीकरण के लिए आपको ये सारणी ली है, और
फिर मैंने इसको डायग्राम के जरिए भी आपको समझाया है। तो इस तरह से इसकी जो मतलब समझाने का कई सारे तरीके हमारे पास होते हैं, उन सभी को अपनाते हैं तब जाके, वरना तो 2-3 लाइन का ही होता है, कंसेप्ट तो वो छोटा होता है, बस उसको इस क्लैरिफिकेशन, उसका स्पष्टीकरण है जो, वो बड़ा एक्सप्लेनेशन वो बड़ा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।